चैप्टर नंबर 7 है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे पार्ट 8, आपका आदेश सिर आंखों पर। तो इसके अंदर हम रोबोट के बारे में पढ़ेंगे कि उनका आविष्कार कब हुआ और किस तरह से वो आज हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। इन्हीं सब के बारे में आज हम पढ़ते हैं इस पार्ट में, आपका आदेश सिर आंखों पर, पार्ट नंबर 8 में यंत्र मानव यानी कि रोबोट के विषय में चर्चा की गई है। उनकी कल्पना, आरंभ, विकास, उत्तरोत्तर बढ़ रही महत्ता पर प्रकाश डाला है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कंप्यूटर युग के उत्तराधिकारी के रूप में शीघ्र ही रोबोट युग का सूत्रपात होने वाला है। कि वैज्ञानिक मानते हैं कि जिस प्रकार से अभी कंप्यूटर युग का युग है, उसके बाद में अब धीरे धीरे रोबोट युग का सूत्रपात होने वाला है। आजकल यंत्र मानव यानी रोबोट धीरे धीरे अधिकाधिक प्रचलित होते जा रहे हैं, यानी रोबोट हैं, इनका प्रचलन धीरे धीरे बढ़ रहा है। पाइनो नामक यंत्र मानव न केवल हाथों तथा प्रकाश चालित संवेदन यंत्रों से युक्त है, अपितु इसका अपना एक व्यक्तित्व भी है। तो यहाँ पर एक पाइनो नामक रोबोट है, उसके बारे में बता रहे हैं कि पाइनो नामक जो रोबोट है वो न केवल हाथ और प्रकाश चालित संवेदन यंत्रों से युक्त है, बल्कि है इसका अपना से एक अलग से व्यक्तित्व है। वह मित्रता और संवेदना की भावना को व्यक्त करता है। इसके अंदर यानी कि जो भावनाएं होती हैं मन में वो भी हैं इसके अंदर, वो मित्रता और संवेदनाओं की भावनाओं से को व्यक्त करता है। वह लज्जा का प्रदर्शन और शरारतें भी करता है, यानी वो बिल्कुल मनुष्य की तरह है और आवश्यकता पड़ने पर क्रोध भी कर सकता है। इस पाठ का शीर्षक है आपका आदेश सिर आंखों पर, उसी पर लागू होता है। तो ये जो नाम रखा है हमने पाठ का कि आपका आदेश सिर आंखों पर, ये जो पाइनो नामक यंत्र मानव है इसी के आधार पर, इसी पर लागू होता हुआ ये पाठ का नाम हमने रखा है। शब्द रोबोट की व्युत्पत्ति रोबोटा से हुई है। जो रोबोट शब्द है इसकी व्युत्पत्ति यानी उसका जन्म है वो रोबोटा से हुआ है, जिसका अर्थ होता है दास्ता यानी गुलाम। स्पष्ट है, रोबोट अर्थात यंत्र मानव वह स्वचालित मशीन है जो कि अनेक प्रकार के कार्य कर सकती है। तो रोबोट है वो एक ऐसी यंत्र मानव है वह स्वचालित यानी अपने आप चलित मशीन है जो कि अनेक प्रकार के कार्य कर सकती है। यंत्र मानव का प्रयोग प्राय उन कार्यों के लिए किया जाता है जो उबाऊ, अत्यंत कठिन तथा खतरनाक होते हैं। कि यंत्र मानव यानी जो रोबोट हैं उनका प्रयोग हम ऐसे कामों में करने के लिए करते हैं जो बहुत ही उबाऊ होते हैं, कि जिनको कोई भी करना पसंद नहीं करता, जो बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं तथा बहुत ही खतरनाक काम होते हैं वैसे, जैसे कि वेल्डिंग का हो गया, छिद्रण का हो गया, यानों के पुर्जों को पेंट करना आदि। प्रत्येक यंत्र मानव कुछ निर्देशों का पालन करके ही किसी कार्य को कर सकता है। जो यंत्र मानव यानी रोबोट है उसको हम जो निर्देश देते हैं उसी का पालन करके वो कार्य करता है। और ये जो निर्देश हैं ये यंत्र मानव के नियंत्रण केंद्र में स्थित एक कंप्यूटर में डाले हुए होते हैं। कि अब इसको आदेश कैसे देते हैं, कि बोल के तो आदेश देते नहीं है, इनको ये निर्देश हैं तो जो इनकी यंत्र मानव है यानी रोबोट है, इनके नियंत्रण केंद्र में एक कंप्यूटर होता है, उसमें ये डाले जाते हैं। यह गतिमान यंत्र मानवों का विकास किया जा रहा है। अब है जो गतिमान यंत्र मानवों का विकास किया जा रहा है जिनमें दृष्टि हेतु टीवी कैमरे लगे हुए हैं तथा स्पर्श हेतु विद्युत संवेग के फिट किए हुए हैं। कि अब है जो गतिमान जो चलने फिरने वाले जो रोबोट हैं उनका निर्माण किया जा रहा है। इनमें दृष्टि के लिए, आँखों के लिए तो टीवी कैमरे लगे हुए हैं और स्पर्श हेतु विद्युत संवेदक फिट किए गए हैं। यंत्र मानवों की रचना है उसके विषय में कल्पना का आरंभ 1950 ईस्वी में उस समय हुआ कि जो यंत्र मानव है यानी रोबोट है उनकी रचना के विषय में कल्पना यानी उनकी रचना के विषय में सोचने का आरंभ है जो 1950 ईस्वी में उस समय हुआ जब एलन ट्यूरिंग नामक एक अंग्रेज गणितज्ञ ने इस सिद्धांत पर कार्य प्रारंभ किया था। कि इसका जो सिद्धांत है यानी कि जो यंत्र मानव की रचना के बारे में जो कल्पना है वो उस टाइम शुरू हुई जब एलन नामक एक अंग्रेजी गणितज्ञ है, उन्होंने इस सिद्धांत पर कार्य किया कि यंत्र भी सोच सकते हैं। जब वो ये सोचने लगे कि क्या यंत्र भी सोच सकते हैं तो इस पर उन्होंने ये काम किया। जॉन मैकार्थी ने इस सिद्धांत को 1926 में कृत्रिम प्रज्ञा का नाम दे दिया। और जॉन मैकार्थी था, उन्होंने इस सिद्धांत को कि यंत्र भी सोच सकते हैं, इसको 1956 ईस्वी में कृत्रिम प्रज्ञा का नाम दे दिया।
1981 ईस्वी में जापान के अंतर्राष्ट्रीय उद्योग तथा व्यापार मंत्रालय ने कंप्यूटरों की 5वीं पीढ़ी नामक प्रोजेक्ट के अधीन प्रज्ञायुक्त यंत्रों का सूत्रपात किया। अब ये बता रहे हैं कि 1981 में जापान के अंतर्राष्ट्रीय उद्योग और व्यापार मंत्रालय ने कंप्यूटरों की 5वीं पीढ़ी नामक प्रोजेक्ट के अधीन प्रज्ञायुक्त यंत्र मानव का सूत्रपात किया। प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि, तो इन्होंने जो 5वीं पीढ़ी थी इसकी कंप्यूटर की, उसमें के रूप में प्रज्ञायुक्त यंत्र मानव का सूत्रपात किया। 1985 ईस्वी में एक जापानी मैकेनिक की एक यंत्र मानव द्वारा हत्या कर दी गई और 1985 में ही एक जापानी मैकेनिक की एक यंत्र मानव यानी रोबोट द्वारा हत्या कर दी गई थी। 1997 ईस्वी में IBM के एक शतरंज कंप्यूटर कार्यक्रम में विश्व चैंपियन गैरी कैस्परोव को शतरंज के खेल में मात दी थी। शतरंज कंप्यूटर के कार्यक्रम में विश्व चैंपियन ये बता रहे हैं कि और तथा 2005 ईस्वी में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के इंजीनियरों द्वारा निर्मित एक यंत्र मानव ने स्वतंत्रता पूर्वक 132 मील की यात्रा करके पुरस्कार जीता था। बता रहे हैं कि किस प्रकार से कि एक शतरंज कंप्यूटर कार्यक्रम ने विश्व चैंपियन को मात दी थी तथा एक जो दूसरा यंत्र मानव था उसने किस प्रकार से 132 मील की यात्रा करके पुरस्कार जीता था। आगे है प्रज्ञायुक्त यंत्र मानव। प्रज्ञायुक्त यंत्र मानव क्या है, आइए जानने का प्रयत्न करें कि प्रज्ञायुक्त यंत्र मानव अपने विद्युत मस्तिष्क का प्रयोग कैसे करते हैं। कि जो प्रज्ञायुक्त यंत्र मानव है यानी कि जिनके अंदर बुद्धि है, कि वो अपने यंत्र मानव हैं वो किस प्रकार से अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं। तो लोग प्राय यंत्र मानव को ऐसा यंत्र मानते हैं जिनकी आकृति मनुष्य से मिलती जुलती होती है तथा जो मनुष्य के सदृश यानी मनुष्य के समान ही अनेक कार्य कर सकता है। कि लोगों का ये मानना है कि जो रोबोट होते हैं उनकी आकृति मनुष्य से मिलती जुलती होती है तथा वो उनके जैसे अनेक कार्य करते हैं, परंतु अधिकतर यंत्र मानव जो अब बनाए जा रहे हैं मनुष्य के समान दिखाई नहीं देते। लेकिन अब जो यंत्र मानव बनाए जा रहे हैं वो मनुष्य के समान दिखाई नहीं देते हैं। कार बनाने के कारखानों में वेल्डिंग गन चलाने वाले यंत्र मानव की आकृति एक क्रेन से अधिक मिलती जुलती होती है। तो ये बता रहे हैं कि किस तरह के यंत्र मानव होते हैं अब, कि जो कार बनाने का कारखाना है उसके अंदर जो वेल्डिंग गन चलाने वाला यंत्र मानव है उसकी आकृति क्रेन से अधिक मिलती जुलती है यानी उसकी जैसी होती है। परंतु मानव द्वारा किए जाने वाले साधारण कार्यों को करने वाले यंत्र मानव सचमुच मनुष्य की आकृति के ही होते हैं, लेकिन जो मनुष्य के जैसे काम करते हैं वो उनकी आकृति है वो मनुष्य की आकृति की जैसी ही होती है। ऐसे यंत्र मानव या तो जल की शक्ति से चलते हैं या वायुदाब या पेट्रोल के प्रयोग द्वारा। कि जो यंत्र मानव हैं वो या तो जल की शक्ति से चलते हैं या वायुदाब से या पेट्रोल के द्वारा। ऐसे यंत्रों में एक लघु कंप्यूटर लगा होता है। कि ऐसे जो यंत्र हैं उनके अंदर एक छोटा कंप्यूटर लगा होता है जो कि यंत्र को निर्देश देता रहता है। कंप्यूटर की मेमोरी में विभिन्न कार्यक्रमों के निर्देश डाले हुए होते हैं। कि जो छोटा लघु कंप्यूटर होता है जिसके अंदर निर्देश डाले हुए रहते हैं, ये कंप्यूटर की मेमोरी के विभिन्न कार्यक्रम इसके अंदर डाल दिए जाते हैं कि उन्हें क्या क्या करना है। कंप्यूटर कार्यक्रमों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके यंत्र मानव द्वारा नए नए कार्य करवाए जा सकते हैं। कि ये जो कंप्यूटर में जो मेमोरी इनकी डाली जाती है इसमें हम थोड़ा बहुत परिवर्तन करके यंत्र मानव द्वारा नए नए काम भी करवा सकते हैं। अधिकतर यंत्र मानव हैं एक या दो बाहुओं से युक्त होते हैं ताकि वे सब तरफ घूमकर वस्तुओं को उठा सकें या उन्हें किसी पात्र में डाल सकें। यानी कि दो हाथ होते हैं उनसे युक्त होते हैं ताकि वो चारों तरफ घूम सके और किसी भी चीज़ को उठाकर वो डाल सके। यंत्र के हाथ में उंगलियां जैसे 2-3 अंग होते हैं ताकि वे वस्तुओं को पकड़ सकें, और उनके जो हाथ होते हैं 5 उंगली भी हो सकती हैं और 2-3 अंग बना देते हैं यानी 2-3 उंगली बना देते हैं ताकि वो वस्तुओं को उठा सकें, पकड़ सकें। कुछ यंत्र मानव हैं कारखानों में भारी भारी वस्तुएं एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख देने में भी समर्थ होते हैं। और जो कुछ यंत्र मानव हैं उनका काम होता है जो कारखानों में भारी भारी चीज़ें होती हैं उनको उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना। आगे है प्रज्ञायुक्त यंत्र मानव दैनिक जीवन में। कि प्रज्ञायुक्त यंत्र मानव का दैनिक जीवन में किस प्रकार से प्रयोग हो रहा है उसके बारे में हम बेटा कल पढ़ेंगे। आज हमने इतना ही पढ़ा, तो आपको ये चैप्टर यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू।
morning, student. Welcome to online classes. This is Saroz from MLP International School, Rajpura. So, student, we are just going to do the revision of reader part, English reader, that is from 6 to 8 class. So, student, what you have done right now, we have just done up to third chapter, and now we are just going to start the next chapter for the revision as usual. So, let us start. Good morning, student. Welcome to online class. This is Saroz for class 7 student. Today we are going to start the revision of chapter 5. Chapter 4 is My Mother, My Mother. That is the only for reading part. So nothing is there in the exercise, so we have just left it. And now today we will going to start the chapter number 5, Jack and the Beanstalk. आपने ये स्टोरी पढ़ी है जिसमें कि एक बीन्सटेक के बारे में स्टोरी बताई गई है. सो लेट अस स्टार्ट. सो स्टूडेंट, यू हैव टू जस्ट चेक इट आउट द वर्ड मीनिंग आल्सो. आपको वर्ड मीनिंग भी देखने हैं. आपको जैसे वर्ड मीनिंग आ सकता है, राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड सो एंड सो. तो उसमें क्या है, जैसे लग्जरी है, लग्जरी का मान लो आया तो एक आपका ऑप्शन कंफर्ट हो जाएगा और 2 ऑप्शन हो जाएंगे. तो ऑप्शनल ही क्वेश्चन आपके पास आएंगे, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा. अब नंबर 2 देखिए एक्सरसाइज में स्टार्ट. तो क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड सेंटेंस. यानी कि जो क्वेश्चन आपके पास है उनमें से आपको या तो 1 वर्ड में आंसर देना है या फिर एक सेंटेंस में. तो फर्स्ट देखिए, व्हाट वाज द ओनली पोजीशन जैक एंड हिज मदर हैड. वॉज ए काउ. यानी कि जैक और उसके मदर के पास सिर्फ कहने के लिए जो चीज़ थी वो क्या थी, एक काउ थी. वाई डिड जैक्स मदर बिकम फ्यूरियस. उसको गुस्सा क्यों आया जैक की मदर को. व्हेन ही गॉट होम विद 5 बीन्स. जब वो 5 बीन्स की जो है लेकर के पहुंचा तब उसको गुस्सा आया उसकी माँ को. नंबर 3 देखिए, हाउ डिड द मैजिक हैंड रिएक्ट व्हेन जैक सीज्ड इट. जब जो है जैक ने हैंड को सीज किया तो उस मैजिक हैंड ने क्या किया, इट स्टार्टेड टू स्क्वैक एंड क्लक. उसने जो है स्क्वैक एंड क्लक करके किया. अब नंबर बी देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. टेक करेक्ट एंड ऑप्शन, कंप्लीट द सेंटेंस. करेक्ट ऑप्शन को टिक करके आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है. पहला सेंटेंस देखिए, शी डैश हिम टू ट्राई टू गेट एज मच एज मनी एज ही कुड फॉर द काउ. टोल्ड, इंस्ट्रक्टेड एंड एडवाइज. तो यहाँ पे क्या आएगा, टोल्ड भी नहीं आएगा, एडवाइज भी नहीं आएगा, इंस्ट्रक्टेड आएगा. इंस्ट्रक्टेड यानी कि उसने समझाया. हिम टू ट्राई टू गेट एज मच एज मनी ही कुड कलेक्ट फ्रॉम द काउ. उसको ये समझाया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे तुम्हें गाय को बेच करके लेके आने हैं. नंबर 2, देयर वॉज अ डैश ट्विंकल इन द ओल्ड मैन्स आई, विक्ड, स्ट्रेंज एंड कनिंग. तो यहाँ पे जो है ना तो विक्ट इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है, ना ही कनिंग है. तो यहाँ पे इसका स्ट्रेंज आएगा. देयर वॉज अ स्ट्रेंज ट्विंकल इन द ओल्ड मैन्स आई, यानी कि स्ट्रेंज, अचंभित. तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है. नंबर 3 देखिए, जैक handed him over the cow in exchange of the 5 dry old sheets, saplings and beans. तो यहाँ पे beans is the correct option, old beans. Number 4, she dashed him soundly and sent him to bed. Beat, thrust and scold. तो यहाँ पे thrust आएगा. She thrust him. उसने उसे गुस्से से धमकाया और वो बेड पर चला गया सोने के लिए. नंबर 5 देखिए, इट led him to a huge dash castle. तो यहाँ ग्रेम आ जाएगा. ग्रेम इज द करेक्ट ऑप्शन, ना ही डार्क आएगा ना ही ओल्ड आएगा. तो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ग्रेम कास्टल इज द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 6 देखिए, he did himself behind the big dash and picked out oven, कॉल्ट्रॉन एंड विंडो. तो यहाँ पे बिग ओवन इज द करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पे ये आएगा. नंबर 7 देखिए, डाउन इट केम चॉपिंग फ्रॉम द डैश एंड डाउन केम द orchid टू. रूफ टॉप, स्काई एंड कैसल. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है फ्रॉम द स्काई, यानी कि वो वहाँ टॉपिंग ऑफ द स्काई से नीचे गिरा और साथ साथ उसके वो ओगरी भी आकर के गिरा.
सो स्टूडेंट, अब हम जो है इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको मैं ऑलरेडी पहले करवा चुकी हूँ, 2-3 बार हो चुका है, तो आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। अब देखिए ट्रू फॉल्स। लिटिल जैक लिव विद हिज मदर इन द स्मॉल विलेज। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि लिटिल जैक जो है छोटे से गांव में अपनी मदर के साथ रहता था। नंबर 2 देखिए, जैक वॉज नॉट रेडी टू सेल द काउ। जैक जो है काउ को बेचने के लिए तैयार नहीं था। तो ये स्टेटमेंट्स फॉलो, वो तो बेचने के लिए ही काउ को लेके गया था। नंबर 3, जैक्स मदर वॉज हैप्पी सीइंग द मैजिक बीन्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि जैक की मदर जो है बीन्स को देखकर खुश नहीं थी, बल्कि उसने उसको डांटा था। Number 4, climbing upon the beanstalk, Jack reached a royal place. ये भी फॉल्स है, वो ड्रीम प्लेस में पहुंचा था, ना कि रॉयल प्लेस में। तो क्लाइम करके जो है बीनस्टैक पर जैक कहाँ पहुंचा, तो ये जो है फॉल्स स्टेटमेंट है। नंबर 5 देखिए, जैक trembled for he knew that Oakley ate human flesh and Jack didn't want to be eaten. ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है क्योंकि जैक जब ऊपर चढ़ के गया तो उसको पता था जो ओगरीज होते हैं वो ह्यूमन फ्लैश खाते थे और वो नहीं चाहता था कि उसको वो मारकर खा जाए। नंबर 6 देखिए, इन द सेकेंड टाइम, दूसरे टाइम, द ओगरी वॉज क्राइंग ए बिग क्लॉक। दूसरे वक्त ओगरी जो है एक बड़ी क्लॉक लेके आया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है, वो क्लॉक नहीं लेके आया था। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नंबर 7 देखिए, द ओगरी गिफ्टेड अ हैंड दैट लेड गोल्डन एग टू जैक। अब जो है ओगरी ने जो है गिफ्ट किया जैक को, जो कि सोने का अंडा देती थी। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स क्योंकि जो है ये ओगरी ने उसको गिफ्ट नहीं किया था, ही जस्ट स्नैच्ड द थिंग एंड टुक अवे फ्रॉम हिम। सो स्टूडेंट, ये वीडियो यहीं तक मैं आपको बता रही हूँ, आपको इतना ही रिवीजन इसमें करना है। और स्टूडेंट, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताती आई हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो, और साथ ही साथ जो है बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। Students, this is for class 7th. Students, as you all know, we are doing adverbs, and yesterday we completed with the kinds of adverbs. Now let's start with the book exercise, which is given in your page in your book according to the kinds of verbs. Now let's start with the book exercise. Now students, this is your book exercise related to your relative adverbs on page number 124. Now let's start. First sentence is, the time is mentioned in the poster but I can't see dash the concert will be held. We will put relative pronouns, and relative pronouns वो होते हैं जो दो sentences को join करते हैं, कुछ sentences को join करते हैं, then we are asking about. So इसके अंदर क्या आएगा, the time is mentioned in the poster but I can't see when the concert will be held. Now second exercise is, a horror film was the reason why little Jimmy could not sleep last night. Do you know a shop where I can buy second-hand cameras? My favorite season is spring. My favorite season is spring because the flowers blooms and the birds sing beautifully. This is the best restaurant in Goa where you can taste traditional Goan dishes. So students, I have done 5 sentences for you. You have to do the remaining ones.
And now let's start with the next exercise, and that is we are having another book exercise. Separate these adverbs or adverb phrases and write them in suitable columns. According to the adverbs, these are the adverbs which is given in the box. You are going to write it down in these boxes where it is necessary, यानी कि किस काइंड के नीचे कौन सा एडवर्ब आना चाहिए वो आपको फिल करना है. फॉर एग्जाम्पल so is the example of relative adverbs because it join two sentences. So write it down here. So next is why is used in interrogative adverbs, but here interrogative kind of adverb is not given in this boxes. So we are going to use why in also in relative adverbs. Like this, you are going to find out all the kinds of adverbs and write it down under their places. This is your homework. You have to do it on your own. And next is book exercise is now complete these sentences with suitable adverbs or adverb phrases from the given list. You are going to these adverbs only to fill this in this exercise. Now let's start with the first one. First sentence is Ronit returns home on Saturday dash the summer camp ends. We will put here Ronit returns home on Saturday just the summer camp ends, as this is given in the box. Second sentence is an architect who dash restored that fire damaged building won an award for this work. An architect who mysteriously आएगा यहाँ पे, who mysteriously restored that fire damaged work. Third one is Alice entered the rabbit hole and fell down. You are free to travel inside in your country. Like this, you are going to fill this exercise in your notebook and in your book also. This is your homework. And now let's start with the next topic, that is, this is our next topic, that is formation of adverbs. We are formed the adverbs with the help of adjectives only by adding some words like ly, y, ic, illy. Like this, we are having a book exercise on the basis of this, that is the book exercise. From adverbs from these words and use them in sentences of your own. In these we are having adverbs, they are the adverbs. In these sentences we have to add some words like ly, which is doing here also. We are going to use these words and make them adverbs. They are the adjectives. So in first sentence word we are going to put ily, merely, merrily. Second one is terrible, जो इसमें आ जाएगा terribly, terribly, terribly. Quite, ly, quietly. Luckily, luc, luckily. Gently. Like this, you are going to make adverbs by adding some ly or illy words. Okay students, this is your homework. You have to do it on your own. But like this, on the basis of adjectives and adverbs, we are having a book exercise. Now let's start with another book exercise, that is on the page number 127. This exercise you have to do.
Complete these sentences by choosing appropriate adverbs from the bracket. Adverbs are given in the brackets. We are going to use only one adverb which is correct according to the sentences. Now let's start. First sentence is, she was so frightened that she could hardly speak. Hardly speak. We will fly directly to Tokyo. Our products are widely advertised. He threw the ball short. Little Lucy nearly got lost in the forest. So students, this is your homework. You have to do these book exercise in your fair notebook. I hope you understand these exercises. Thank you everyone. Good morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 7. In previous class we have completed our 5th chapter of history, and today we continue our geography portion because in our SA1 syllabus there are 5 chapters of history. So today we read our 17th chapter of geography, humidity and rainfall. Okay, unit number 2nd, chapter number 17, chapter name humidity and rainfall. Our focusing point are forms of condensation and rainfall. So let we start our class with the topic humidity. Humidity refers to the amount of water vapors present in the atmosphere. ह्यूमिडिटी क्या होती है कि जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर पानी के कण, जो हम कहते हैं ना उमस हो जाती है वातावरण के, जब बारिश होती है और बारिश होने के बाद जब बारिश रुक जाती है तो आप देखते हो कि मौसम के अंदर उमस आ जाती है, गर्मी आ जाती है. जब वो चिपचिपी गर्मी हमें लगती है तो उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं. इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, कि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है. There will be more evaporation when it is hot and thus there will be more water vapors present in the air. कि जब जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, जब गर्म हो जाता है तो क्या होता है कि वाटर वेपर्स ज़्यादा वायु के अंदर चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाते हैं और वो वायु के अंदर मौजूद हो जाते हैं. In this chapter we will study about the 3 processes through which water enters and leave the atmosphere. इस चैप्टर के अंदर हम 3 प्रोसेस पढ़ेंगे जिसके द्वारा पानी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करता है और एटमॉस्फेयर को छोड़ता है. These are evaporation, condensation and precipitation. ये कौन कौन से 3 हैं? Evaporation, condensation and precipitation. First is evaporation. Evaporation refers to the process in which water turn into water vapor when heated. कि evaporation क्या होता है? वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर पानी वाष्प के रूप में बदल जाता है जब हम पानी को गर्म करते हैं. evaporation का मतलब क्या होता है? पानी का भाप के रूप में बन के उड़ जाना. ठीक है बेटा, इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो कि जब आप एक बर्तन के अंदर, अपने घर में आप एक बर्तन के अंदर पानी गर्म करने के लिए रख दो. ठीक है, जितना नीचे से पानी हीटेड होने लगेगा, गर्म होने लगेगा, उतना ही पानी भाप बन के उड़ जाएगा. ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो बर्तन है उसके अंदर पानी बहुत थोड़ा रह जाएगा और ज़्यादा देर अगर आपने गर्म किया तो वो बिल्कुल ख़त्म भी हो जाएगा. ठीक है, ड्यू टू हायर टेम्परेचर इवेपोरेशन इंक्रीज इन समर कंपेयर्ड टू विंटर. कि हाई टेम्परेचर होने के कारण इवेपोरेशन गर्मियों में ज़्यादा होता है विंटर के कंपेयर में. अब है कंडेंसेशन. Condensation take place when water vapor in the air turns to minute water droplets which then from clouds.
कि कंडेंसेशन क्या प्रक्रिया होती है कि अब हमारा पानी भाप बन के तो उड़ गया, लेकिन बादलों के अंदर जब जाके वो पानी ड्रॉपलेट्स के रूप में बदल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। इट इज द प्रोसेस इन विच वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर। इसके अंदर क्या होता है कि वाटर वेपर्स जो होते हैं, जो वाष्प होता है वो पानी में बदल जाता है। इट हैपन्स व्हेन वार्म मॉइस्ट एयर राइजेस एंड कूल्स इन द अपर एटमॉस्फेयर। ये कब होता है, जब गर्म हवा या गर्म पानी, जो मॉइस्ट एयर होती है, जो वाष्प लेके एयर ऊपर जाती है, वो ऊपर जाने के बाद ठंडी हो जाती है, तो वो वाष्पीकरण क्या होता है, वापस पानी में बदल जाता है। जैसे कि आप जिस बर्तन में पानी गर्म कर रहे हो उसके ऊपर आप कोई ढक्कन लगा दो, ठीक है, तो उस ढक्कन, जब वो पानी गर्म होगा और आप उस ढक्कन को जब उसके ऊपर से हटाओगे और थोड़ी देर उस ढक्कन को रखोगे, या आप जब उस ढक्कन को हटाओगे तो आप देखोगे कि उस ढक्कन के ऊपर पानी की बूंदें इकट्ठी हो रही हैं, तो वही क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। द टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन टेक प्लेस इज रेफर्ड टू एज द ड्यू पॉइंट। और जहां पे टेम्परेचर कंडेंसेशन को प्लेस करता है, मतलब जहां पे कंडेंसेशन में, जहां पे इवेपोरेशन कंडेंसेशन में चेंज होता है, वो किसके द्वारा रेफर होती है, ड्यू पॉइंट्स के, ओस की बूंदों के रूप में। आप देखते हो कि जब बारिश होने के बाद दूसरे दिन क्या होता है, सुबह सुबह ओस गिरती है, या ठंड में आप देखते हो कि ओस गिरती है, तो वो क्यों गिरती है, वो इसी कारण से गिरती है कि जो वाष्प होके हमारा पानी ऊपर गया हुआ होता है वो वापस से नीचे आ जाता है। फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन की फॉर्म्स हैं अब। फॉग इज फॉर्म्ड इन विंटर्स व्हेन कंडेंसेशन टेक प्लेस क्लोज टू द ग्राउंड। कि फॉग जो धुंध होती है या जो कोहरा होता है वो विंटर के अंदर आता है और कंडेंसेशन इस टाइम में ग्राउंड के पास आती है। आप देखते हो कि जो ओस होती है वो अर्थ के ऊपर आती है। मॉइस्ट एयर दैट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद कोल्ड सरफेस फॉर्म्स क्लाउड अराउंड द डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट एंड ग्राउंड लेवल। और जो मॉइस्ट एयर होती है, जो वाष्पीकृत एयर होती है, वो क्या होती है कि जो सरफेस होता है, कोल्ड सरफेस होता है अपनी अर्थ के ऊपर, उसके संपर्क में आती है। दिस इज कॉल्ड फॉग एंड थिन फॉग इज टर्म एंड मिस्ट। कि ये जो फॉग कहलाती है और जो थिन फॉग, घनी फॉग जो होती है, वो मिस्ट कहलाती है। विजिबिलिटी रिड्यूस ड्यूरिंग फॉग्स लीडिंग टू एक्सीडेंट। और जो विजिबिलिटी कम हो जाती है, मतलब देखने की क्षमता कम हो जाती है फॉग के दौरान, धुंध के दौरान, क्या, कोहरे के दौरान क्या होता है कि दूरी जो हम ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाते और ये एक्सीडेंट को लीड करती है। Clouds are formed in same way as fog and mist, but they happen in the upper atmosphere. कि बादल भी ऐसे बनते हैं, सेम वे में बनते हैं जैसे फॉग और मिस्ट बनती है, लेकिन ये कहाँ पे बनती है, ये अपर एटमॉस्फेयर में बनते हैं। ड्यू कैन बी फाउंड इन कोल्ड विंटर नाइट्स और अर्ली मॉर्निंग एज ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड ग्रास। कि ड्यू जो होती है, ओस जो होती है, वो कोल्ड विंटर नाइट्स में और अर्ली मॉर्निंग में ड्रॉप ऑफ वाटर्स के रूप में मिलती है हमें प्लांट्स और ग्रास के ऊपर। और ये किस लिए बनती है कि जो मॉइस्ट एयर होती है, जो गर्म मॉइस्ट एयर होती है, वो ठंडे सरफेस एरिया से कांटेक्ट करती है, तो वो बूंदों के रूप में वापस से चेंज हो जाती है। अब है फ्रस्ट। फ्रस्ट रेफर्स टू द आइस क्रिस्टल्स एंड थिन आइस शीट दैट आर फॉर्म्ड व्हेन टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। कि फ्रस्ट कब होती है, फ्रस्ट आप देखते हो ना सर्दियों में वाइट कलर का जो बर्फ के रूप में हमारे पेड़ों पे पत्तों पे जमा होती है, तो उसी को फ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, ये देखिए आपको इस पेड़ के ऊपर भी दिख रहा होगा कि ये बर्फ जमी हुई है, तो इसी को फ्रस्ट कहते हैं। और ये आइस क्रिस्टल आइस के कणों के रूप में या आइस शीट के रूप में जमा हो जाती है जब फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कि जब कम हो जाता है, जब अपना एनवायरमेंट ठंडा हो जाता है। ठीक है, द ड्यू ऑफ वाटर वेपर देन कंडेंसेस टू फॉर्म फ्रस्ट। इट इज हार्मफुल फॉर क्रॉप्स। और जो ड्यू ऑफ वाटर वेपर्स हैं वो फ्रस्ट के रूप में चेंज हो जाती हैं और ये खेती के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती हैं। ठीक है, ये देखिए पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, ये तो फॉग है, धुंध है, उसके बाद ये क्लाउड्स बने हुए हैं और ये क्या है, ड्यू है।
और अभी मैंने आपको फ्रस्ट की पिक्चर भी दिखाई थी। अब है प्रेसिपिटेशन, द प्रोसेस बाय विच कंडेंस्ड वाटर वेपर फॉल्स डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज प्रेसिपिटेशन, कि वो प्रोसेस जिसमें जो पानी ऊपर गया हुआ होता है, कि जो पानी वाष्पीकृत होके ऊपर गया हुआ होता है और कंडेंसेशन होके वहां पे बूंदों के रूप में चेंज हो गया है, अब वो ऊपर ही थोड़ी रहेगा, नीचे भी आएगा, तो उसी को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। इट हैपन्स इन वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग रेन, स्नो, हेल एटसेट्रा। और ये किस किस रूप में अर्थ के ऊपर आता है, बारिश के रूप में, बर्फ के रूप में या ओलों के रूप में। Precipitation takes place when air reaches the saturation point, example the air full of moisture and it is unable to hold it। कि precipitation कब आती है, कि वो पॉइंट, वो ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जब कि एयर फुल हो जाती है मॉइस्चर से, वाष्प से, और वो उसको होल्ड करना उसके बस में नहीं रहता, ठीक है, वो उसकी पकड़ में नहीं रहता। Next point is rainfall. There are 3 types of rainfall. They are relief, conventional and cyclonic rainfall. कि 3 प्रकार की रेनफॉल्स होती हैं। एक होती है रिलीफ मतलब आरामदायक, एक होती है कन्वेंशनल एंड एक होती है साइक्लोनिक रेनफॉल। आई होप स्टूडेंट्स you understand the topics very well. You read the chapter again and we read the remaining topics of this chapter in next class. Thank you. Have a nice day. A very pleasant good morning to 7th class students. As you know that chapter 5 review exercise is going on. In today's class we will start the word problem of chapter 5. So let's start. Now question number 1 of word problem. Avogadro's number is 6.02 multiplied 10 raised to 23. If it were written in usual form, how many zeros would follow the 2? जब आप इसको एवोगैड्रोस फॉर्म नंबर में राइट करोगे तो 2 के बाद कितने जीरोस आएंगे आपको वो काउंट करने हैं। अब हमने ऑब्जर्व किया है कि देखो 10 रेज टू द पावर 23 है। इट मींस कि यहाँ हमें कितने जीरोस लगाने चाहिए, 23 जीरोस लगाने चाहिए। तो जब 23 जीरोस पुट करेंगे, लेकिन हमारे पास डेसिमल है, देखो 2 जीरो है, मींस कि 2 डिजिट है, उसके डेसिमल के बाद 2 डिजिट दिए हुए हैं, तो जो 2 डिजिट है उनके लिए अपॉन में 100 पुट करेंगे। इसको हम इस तरह से राइट करेंगे 602 अपॉन में 100। देन हम इसके बाद क्या पुट करेंगे, 10 रेज़ टू 23। जो 23 है उसको हम 23 जीरोस लगाएंगे। 23 जीरोस लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 जीरोस है। अब इनको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, -2 कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएंगे हमारे पास। इट मीन्स 2 के बाद कितने जीरोस आएंगे, 21 जीरोस आएंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा 21 जीरोस हमारा आंसर होगा। कि हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी जीरोस वुड फॉलो द 2 के बाद जो ये हमारा 2 है इसके बाद कितने जीरोस हम पुट करेंगे, क्योंकि डेसिमल को हम रिमूव कर देते हैं तो इसमें से हमें 2 डिजिट्स माइनस करनी पड़ेगी। यानी कि 23 में से हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 21 आएगा। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी आपसे कुछ इसी टाइप से क्वेश्चन है, बस डिजिट्स अलग है, वो आपको खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है वो हमारा इसी तरह से। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, if the velocity of a light is 3.0 multiplied 10 to 8 meter per second, calculate the distance traveled by a light in a light year and express it in a standard form। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी एक्सप्रेस करना है। अब देखो सबसे पहले बात किसकी आती है हमारी की, एक वेलोसिटी है लाइट की। लाइट की वेलोसिटी क्या गिवन है हमारे पास, 3.0 multiplied 10 to 8 meter per second। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन अ लाइट ईयर। तो देखो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है 1 लाइट ईयर क्या होता है। अब देखो 1 लाइट ईयर अगर मैं करती हूँ इसका सोल्यूशन, तो 1 लाइट ईयर में कितना होता है, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं हमारे पास, 365 डेज होते हैं। नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय 20, नंबर ऑफ आवर्स, डेज हो गए 365, 1 डे में आवर होते हैं 24। अब 24 आवर में कितने मिनट होते हैं उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60, और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम इन सबकी प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास 1 लाइट ईयर सेकंड में आंसर आएगा। तो ये सेकंड में आंसर जो आएगा वो आएगा 3153600 सेकंड। ठीक है, 1 लाइट ईयर में
इतने सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। ये मैंने क्या किया, 365 डेज थे, डेज को मैंने आवर्स में कन्वर्ट किया, 24 आवर्स हो गए इसलिए, और 24 जो आवर्स थे उसको मैंने मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया। अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अगेन 60 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास 1 लाइट ईयर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कहता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इतनी है। अब लाइट की वेलोसिटी हमें गिवन है और हमें टाइम पता चल गया है। देखो हमारे पास स्पीड होती है, वेलोसिटी क्या होती है, हमारी स्पीड में ही काउंट होती है, तो ये हमारी स्पीड हो गई है और ये हमारे पास टाइम हो गया। हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो आप देखो फॉर्मूला राइट करेंगे पहले हम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, यही हमारा फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला स्पीड क्या गिवन है हमारे पास, स्पीड गिवन थी 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एंड द टाइम इज 3153600। अब मैं इनकी प्रोडक्ट करती हूँ, प्रोडक्ट करके मेरे पास आंसर आ जाएगा 94608 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर, अब ये 30 है, 8 के साथ ऐड हो जाएगी 10 रेज टू 11 मीटर, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है कि मैंने लाइट ईयर लिया है, लाइट ईयर में क्या हो गया, मैंने टाइम फाइंड आउट कर लिया है और विल स्पीड हमें गिवन थी। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर ये आ गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द स्पीड ऑफ एन एयरप्लेन इज 1240 किलोमीटर पर आवर, find the distance covered by an airplane in 3 hours 20 minutes, also express the distance in scientific notation। अब देखो आपको गिवन क्या क्या है, स्पीड गिवन है, हमें स्पीड क्या है 1240 किलोमीटर पर आवर, ये हमें स्पीड गिवन है। देन हमारे पास फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। कवर्ड बाय एरोप्लेन इन 3 hours 20 minutes, टाइम है हमारे पास 3 hours 20 minutes। अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। अब आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, सिंपली हमें पता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है। अब देखो स्पीड हमारे पास कितनी है, मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, स्पीड इज इक्वल टू 1240 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम हमें गिवन है 3 hours 20 minutes। अब देखो जो 20 मिनट्स है इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर में, तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, 20 मिनट को अपॉन में 60 से डिवाइड कर दे ताकि ये आवर में कन्वर्ट हो जाए, तो क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक है। 3 hours 20 minutes है हमारे पास, तो इसको हम इस तरह से करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 1/3। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते तो करेंगे 3 3 जा 9 एंड 9 + 1 10, तो हमारे पास जो प्रॉपर टाइम आएगा वो आएगा 10/3 आवर। तो देखो टाइम हमें मिल गया है, स्पीड हमें मिल गई, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने में क्या दे रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्पीड कितनी है 1240 मल्टीप्लाई बाय 10/3, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। आंसर क्या आ जाएगा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसको जब मैं डिवाइड करूंगी तो 413.333 इंटू 10 हमारे पास एज इट इज आएगा, जब मैंने 3 से इसको डिवाइड किया है। तो अब हमें कहा है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी करो। साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए क्या कर देंगे हम, जो हमारे पास डेसिमल्स है उनको हम पावर की फॉर्म में राइट कर देंगे, तो इसकी क्या हो जाएगी 4.1333 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 3 आ जाएगा। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में आप खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फिफ्थ आप लोग खुद ट्राई करेंगे, मैं 6th करा रही हूं अब आप लोगों को। अ स्पेसशिप इन अ स्टार ट्रैक गोज एट अ रेट ऑफ 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10^2 किलोमीटर पर आवर। अब यहां से आप समझ गए, इस यूनिट को देख के ही आपको समझ आ जाता है कि किलोमीटर पर आवर है, तो क्या गिवन हमें, ये स्पीड गिवन है हमारे पास, ठीक है। एक्सप्रेस द टाइम, टाइम आपको एक्सप्रेस करना मीन्स कि आपको फाइंड आउट टाइम करना है। इट विल टेक टू कवर 3360 किलोमीटर। अब देखो सिंपल यूनिट से ही समझ आ रहा है हमारे पास किलोमीटर, तो क्या है हमारे पास, ये डिस्टेंस है इन द साइंटिफिक नोटेशन। और आपको ये टाइम जो आप फाइंड आउट करोगे उसको आपको साइंटिफिक नोटेशन में भी उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखो आपको फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड आपको गिवन है, स्पीड इज इक्वल टू आप राइट करोगे 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10^2 किलोमीटर पर आवर। टाइम आप राइट, सॉरी डिस्टेंस आप राइट कर रहे हो 3360 किलोमीटर, और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम आप कैसे फाइंड आउट करोगे, टाइम के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम,
डिस्टेंस होता है, और टाइम फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू टाइम। ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास। इट मीन्स डिस्टेंस अपॉन में हमें स्पीड करना है, तो ये हो जाएगा 3360 अपॉन में 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 2। तो ये 10 रेज टू पावर 2 का मतलब क्या होता है 100 हो जाएगा। और ये डेसिमल में रिमूव करके एक जीरो और ऊपर पुट कर देती हूँ। यहाँ पे 10 रेज टू पावर 2 से ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, और 42 से मैं इसको डिवाइड करती हूँ, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 8 आवर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास 8 आवर आ गया। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया। अब इसका कोई हमें नोटेशन करने की जरूरत नहीं है, ये तो सिंपली आ गया हमारे पास 8 आवर आ गया है। तो आपने देखा स्पीड कितनी है हमारे पास 4.2 मल्टीप्लाई 10⁻² किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमारे पास 3360 किलोमीटर। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो हमने इसको कैलकुलेट किया, तो हमारे पास टाइम आ गया 8 आवर। तो ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने आज कंप्लीट करा दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5। वो आप लोग को खुद से ट्राई करने हैं। थैंक यू। Very pleasant morning to all my dear student of class 7. This is Vinita, I am your science teacher. Welcoming again to our YouTube channel of online classes. Student, as you know that we have completed our chapters and that include in the SM1 syllabus. Now we are going to revise it one by one. So in this video, in this session class, I am going to tell you, I am going to provide you the content that you have to revise in the chapter 17, that is the forest, our lifeline. So let's start it. Student, first we will start from the MCQs. The first MCQs is which of the following is the producer. इनमें से कौन सा प्रोड्यूसर है? ऑप्शंस आर स्नेक, ग्रास, लायन, फ्रॉग। द राइट आंसर इज ग्रास। स्टूडेंट, ग्रास जो होता है वो प्रोड्यूसर होता है, बिकॉज ये क्या करता है फूड को प्रोड्यूस करता है, एंड आफ्टर दैट दिस इज एंड इट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ द फूड वेब ऑल्सो। सॉरी, फूड वेब और फूड चेन दोनों में ये फर्स्ट लेवल पे होता है, क्योंकि ग्रास से फूड प्रोड्यूस करता है, देन ओनली सारे एनिमल्स उसको ईट करते हैं। तो फर्स्ट इज ग्रास, राइट आंसर इज ग्रास एंड इट इज अ प्रोड्यूसर। टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज अबाउट, जो हमारे पूरे भारत की बात करें हम, तो उसमें जो टोटल फॉरेस्ट है वो कितने परसेंट का है? इट इज अबाउट 21%, एंड 30% जो है वो होल ऑफ द वर्ल्ड का है। तो 21% फॉरेस्ट है इंडिया में। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है? सिल्क, paper, rubber, timber, and the right answer is silk. Student, silk is not a forest product because it is obtained from the silkworm, and all these remaining are the forest product. Okay, the next is question number 4, which of the following plant process help to purify water in nature. प्लांट का ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से नेचर में वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है? ऑप्शंस आर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, reproduction. The student, the right answer is transpiration, because photosynthesis, it is the process of making food. Respiration, it is done by human being. Reproduction, it is also to reproduce young ones. Okay, the transpiration जो होता है इसमें water vapors की form में water plant के through loss होता है. So that is the only one way that help in the purification of water in nature. Next is question number 5. The highest level in the forest is. फॉरेस्ट में जो हाईएस्ट लेवल है वो सबसे हाईएस्ट मीन्स द टॉप मोस्ट लेवल लेयर ऑफ द फॉरेस्ट इज कैनोपी, अंडर स्टोरी, ओवर स्टोरी, फॉरेस्ट फ्लोर। देखिए, अंडर स्टोरी ये लेवल नीचे की बात कर रहा है, ओवर स्टोरी उससे जस्ट अबो, फॉरेस्ट फ्लोर एकदम जो नीचे का बॉटम होता है दैट इज। कैनोपी जो है ये ऊपर की जो ब्रांचेस होती हैं जो कि झुंड बना देती हैं, दैट इज द कैनोपीज, एंड द राइट आंसर इज ऑल्सो कैनोपी। Fill in the blanks. The first one is the dash of the trees receive maximum sunlight. कौन सा ट्रीज का ऐसा पार्ट है जो कि मैक्सिमम सनलाइट को रिसीव करता है? एंड द राइट आंसर इज कैनोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफॉरेस्टेशन वुड लीड टू। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन क्या होता है स्टूडेंट? इसका मतलब होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। जब हम पेड़ों को बहुत ही भारी मात्रा में कट कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है? देखिए, उसका इफेक्ट होता है कि सॉइल इरोजन होगा, बिकॉज क्या होता है जब रूट ट्रीज को काट दिया जा रहा है तो उनके रूट्स ही नहीं रहेंगे। जब रूट्स नहीं रहेंगे तो सॉइल को बाइंड कौन करेगा? सो दैट लेड्स टू द सॉइल इरोजन। द नेक्स्ट इज प्लांट इवापोरेट वाटर ड्यूरिंग व्हाट।
प्लांट वाटर को इवापोरेट करता है किस प्रोसेस के टाइम पर? देखिए प्लांट जनरली 2-3 प्रोसेस हमने पढ़े हैं. द फर्स्ट वन वाज फोटोसिंथेसिस एंड सेकंड वन वी कैन से दैट इट इज द ट्रांसपिरेशन. फोटोसिंथेसिस में फूड प्रिपेयर होता है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उसमें, वो वाटर ले लेता है, बट जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो लीव्स में बच जाता है दैट स्टोर रहता है वो. एंड आफ्टर दैट जो एक्सेस अमाउंट है, ऑब्वियसली बात है जब हमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती उसे ही हम छोड़ देते हैं, तो प्लांट भी उसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं. बट हाउ? थ्रू ट्रांसपिरेशन प्रोसेस. वो उस वाटर को इवापोरेट कर देते हैं बैक इन टू द नेचर. So right answer is transpiration. Jackals and vultures are the example of what? Jackal और vulture ये दोनों किसके example हैं? So they are the example of scavengers. They belongs to the scavenger group. Okay? Because scavengers जो होते हैं वो हमारे वो animals होते हैं जो dead bodies पर feed करते हैं and plus में वहाँ से उनकी dead bodies को खा करके हमारे environment को clean करते हैं. Because अगर ये dead bodies पड़ी रहेंगी तो सड़ जाती हैं and smell, foul smell आने लगती हैं. So they remove that and they are very beneficial to our environment also. A food dash is made up of several connected food chain. जो एक food web होता है वो किस किस फूड चेन से बना हुआ होता है, मतलब डिफरेंट फूड चेन्स जब कनेक्ट होती हैं देन अ फूड वेब फॉर्म होता है. एंड आपको पता होना चाहिए कि फूड वेब जो है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. अगर फूड चेन में से किसी एक सिंगल को रिमूव कर दिया जाए तो पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो सकता है, बट फूड वेब में ऐसा नहीं होता है. अगर किसी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को हम रिमूव कर दें तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल डिस्टर्ब द होल फूड वेब, बिकॉज फूड वेब में ये होता है कि वन पर्सन दूसरे को खा सकता है एंड दे हैव अ लॉट्स ऑफ ऑप्शंस देयर. So the right answer is food web. Now move to the true false. Write T for true and F for false for the statement that are provided here. So the first one is afforestation destroys forest. एफोरेस्टेशन जो होता है स्टूडेंट वो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करता है. नो, दिस इज फॉल्स बिकॉज डिफॉरेस्टेशन डिस्ट्रॉय करता है, नो कि एफोरेस्टेशन. एफोरेस्टेशन मीन्स टू प्लांट ट्रीज मोर एंड मोर एंड डिफॉरेस्टेशन मीन्स टू कट द ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल. डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को काटना, एफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को लगाना. सो हाउ एफोरेस्टेशन कैन डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट? सो दिस इज फॉल्स. मूव टू द सेकेंड ऑप्शन. सेकेंड, एनिमल्स हेल्प प्लांट इन पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्जल. आपको पता है स्टूडेंट जो एनिमल्स होते हैं वो भी बहुत सारे फंक्शंस हमारे लिए करते हैं. देखिए ये क्या करते हैं, पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्जल में हेल्पफुल होते हैं. हाउ? जब एनिमल्स क्या करते हैं, देखिए बहुत तरीके से ये सीड्स को, सपोज दैट किसी फ्रूट को इन्होंने खाया एंड वो उनके स्टमक में चला गया एंड आफ्टर व्हेन दे एक्सक्रीट आउट, जब वो उस वेस्ट को रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से तो वो सीड कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाके गिरता है, तो वहां पे वो ग्रो हो जाता है एंड उसको जो काउ डंग वगैरह मिल जाता है. तो एक मतलब आप कह सकते हो डंग जो होता है वो गोबर जिसे मैं कह रही हूँ वो मतलब मैन्योर का भी काम करता है, तो अच्छी ग्रोथ हो जाती है प्लांट की. सेकेंडली ये जब कहीं बैठते हैं या कहीं पे प्लांट्स वगैरह को खा रहे होते हैं या ग्रेजिंग करने के लिए गए होते हैं तो वहां पर जो आपने देखा होगा कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो उनसे स्टेक आउट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो वो भी जाके जब ये दूसरी जगह जाते हैं तो उनके साथ कैरी आउट होकर वो दूसरी जगह जाए. तो इन दिस वे वी कैन से दैट द एनिमल हेल्प इन प्लांट पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल. सो दिस इज ट्रू. मूव टू द थर्ड. फॉरेस्ट रिड्यूस एयर पॉल्यूशन. फॉरेस्ट जो होता है वो एयर पॉल्यूशन को कम करता है. ये स्टूडेंट जितने भी प्लांट्स हम लगाएंगे वो हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे एंड प्लस में जितनी ज्यादा प्लांट्स होंगे उतनी ही एयर प्यूरिफाई होगी. ओके, बिकॉज जो है प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. तो ऑक्सीजन हमारे लिए रिक्वायर्ड होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए, एंड कार्बन डाइऑक्साइड से पॉल्यूशन भी होता है. द नेक्स्ट इज बैक्टीरिया एंड फंगी आर डिकम्पोजर. जो बैक्टीरिया एंड फंगी होते हैं ये डिकम्पोजर्स होते हैं. यस स्टूडेंट, बैक्टीरिया एंड फंगी क्या करते हैं, जितने भी डेड बॉडीज होती हैं उनको डिकम्पोज करके सॉइल में मिक्सअप कर देते हैं एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, ह्यूमस क्रिएट करते हैं. सो दिस इज ट्रू. अ फूड चेन हैज मैनी इंटरकनेक्टेड फूड वेब. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टूडेंट, क्योंकि फूड चेन जो है वो एक सिंगल चेन होती है एंड फूड वेब इज द इंटरकनेक्टेड ऑफ द फूड चेन्स. तो ये अपोजिट दिया हुआ है. अगर यहाँ पे फूड
चेन की जगह फूड वेब होता है, सो वी कैन से दैट दिस इज ट्रू, बट दिस इज फॉल्स. ओके, नाउ द वन वर्ड आंसर्स आर द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ क्राउन ऑफ टॉल ट्रीज. जो टॉप मोस्ट लेयर होती है क्राउन्स की, क्राउन्स ऑफ टॉल ट्रीज को हम उसे कैनोपी बोलते हैं. जितने भी हमारे बड़े पेड़ होते हैं उनके जो ऊपर का पोर्शन इस तरीके से बना हुआ होता है, दैट इज टर्म्ड एज कैनोपी. द डार्क कलर मटेरियल विच कवर्स द फॉरेस्ट फ्लोर, वो डार्क कलर का मटेरियल जो फॉरेस्ट फ्लोर को कवर अप करता है, दैट वी कॉल द ह्यूमस, बिकॉज ह्यूमस जो होता है वो डार्क कलर का मटेरियल होता है एंड इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द प्लांट्स टू ग्रो अप. The next one is the sequence of living organism in which one eats another. एक ऐसा sequence जिसमें कि एक person दूसरे person को खाता है, that is termed as food chain. It is a chain in which one organism is eaten by another one. तो इसमें एक दूसरे को खाते हैं, एक दूसरे को इन द सेंस वन लेवल, सेकंड लेवल को प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, लाइक दैट. ओके, तो राइट आंसर इज फूड चेन. कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, लार्ज स्केल पर भारी मात्रा में पेड़ों को काटना, दैट इज टर्म्ड एज डिफॉरेस्टेशन. द ऑर्गेनिज्म विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स और प्लांट्स, वो ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स से, प्लांट से अपना फूड लेते हैं, दे आर टर्म्ड एज saprophytes. उन्हें हम saprophytes बोलते हैं. So student, we have done our today's content that was included in this session class. So you have to revise this for your best preparation of essay 1. Now you can again write it in your fair notebook for the revision work as a revision work. That's all for today's content. Goodbye. Take care. Hello student, in today's 7th class GK I Priyanka ma'am discussed with you चैप्टर नंबर 14 इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल सिटीज. स्टूडेंट, जो सिटीज बिजनेस पर्पज में बहुत ही आगे हैं या फेमस है, उनके नाम यहाँ डिस्कस किए गए हैं. यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेम वन बाय वन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. और फर्स्ट वन इज द मेन बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द सिटी ऑफ कर्नाटका इज ओनिंग IT टू टेंडिंग ए कंट्रीब्यूटर ऑफ इंडियाज IT इंडस्ट्री. स्टूडेंट, इस जो एरिया है इसमें सबसे ज़्यादा IT का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए इसको IT हब भी बोला जाता है. और इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया. सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानी जाती है इंडिया की ये सिटी. तो इसका आंसर है बेंगलुरु, दैट इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका स्टेट. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज दिस सिटी इज वेरी फेमस फॉर इट्स डायमंड एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री. In Gujarat, more than 90% of the world diamonds are cut and polished here. वर्ल्ड का 90% जो डायमंड्स है वो यहाँ पे कट किया जाता है और पॉलिश किया जाता है. और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी बहुत फेमस है. तो और ये गुजरात स्टेट में है. आंसर इज सूरत. यहाँ कॉटन के कपड़े भी बहुत अच्छे होते हैं, जो मोस्टली इंडिया के सभी शहरों में यहीं से जाते हैं, जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो, बिकॉज यहाँ कॉटन की खेती है वो बहुत ज़्यादा की जाती है. नेक्स्ट वन इज दिस सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश इज नोन एज द सिटी ऑफ पीएल्स. इट इज़ फेमस फॉर द बिजनेस एक्टिविटी लाइक ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, फार्मास्यूटिकल एंड इंडस्ट्रीज एंड IT. ये सभी चीज़ों के लिए फेमस है ये सिटी इंडिया की. आंसर इज हैदराबाद, दैट इज द कैपिटल ऑफ स्टेट आंध्र प्रदेश. और अब इसका जो नेम है वो फेमस बिजनेस कैपिटल्स या कॉमर्शियल कैपिटल में सिटीज में काउंट होता है. नेक्स्ट वन इज द सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ ऑरेंजेस. इसको संतरों का शहर कहा जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेकंड कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र की से दूसरी कैपिटल भी कहा जाता है. फर्स्ट कौन सी है, बॉम्बे. एंड ए बूमिंग सर्विसेज हब है, ये बूमिंग सर्विसेज हब है. तो आंसर है इसका नागपुर. Next one is this city is known as Pink City. You know very well Pink City is known as Jaipur. It is famous for its gems, jewelry, food product and garments के लिए famous है. Answer is Jaipur. Next one is this city is known as the financial capital of Gujarat. It is founded by Sultan Ahmad Shah in 1411. इट इज़ इमर्जिंग IT हब ऑफ इंडिया. ये भी एक IT हब है इंडिया का. और ये फाइनेंशियल मीन्स जो पैसों में सबसे धनी है वो कैपिटल है इंडिया की. आंसर इज अहमदाबाद. नेक्स्ट वन इज इट. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लांट सिटी ऑफ इंडिया. इट इज़ द कैपिटल ऑफ 2 स्टेट्स. स्टूडेंट्स सोचो,
कैपिटल ऑफ टू स्टेट कौन सा सिटी है, और कौन से स्टेट ऐसे हैं जिन दो की सेम ही कैपिटल है? तो आंसर है हरियाणा एंड पंजाब, और इनकी कैपिटल है चंडीगढ़। तो आपसे ये क्वेश्चन भी आस्क किया जा सकता है, विच टू स्टेट हैज सेम कैपिटल? तो आंसर है चंडीगढ़। एंड इनका अपोजिट भी पूछा जा सकता है कि चंडीगढ़ किन दो स्टेट की कैपिटल है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ द सिटी आर पेपर मैन्युफैक्चरिंग एंड बेसिक मेटल एंड अलॉय एंड मशीनरी। ये किसके लिए फेमस है? पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बेसिक मेटल के लिए एंड अलॉय एंड मशीनरी के लिए ये जो सिटी है बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट वन इज दिस इज द मेजर पोर्ट city on the western coast of India and the second largest commercial city of Kerala. It has been a deep water harbor that is open year round. तो आंसर इज कोचीन। एक बंदरगाह है जहाँ बंदरगाह कोर्ट जो पोर्ट होती है वो क्या होती है, जहाँ से अदर कंट्री के साथ जो ट्रेडिंग है उसको किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपके सभी कॉमर्शियल सिटी थे, बेंगलुरु, सूरत, हैदराबाद, नागपुर, जयपुर, अहमदाबाद एंड चंडीगढ़ एंड कोचीन। ठीक है, आपको ये सभी अपने एग्जाम के लिए अच्छे से लर्न करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Hello student, in today's session I Priyanka ma'am revise you some computer basic questions. Okay. In previous video I completed our 5 question revision. Now question number 6 is define the following. Now first one is data. Student, data can be defined as raw facts or unprocessed information. Data raw facts होते हैं means data कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमारे पास 11 मैथ्स 16 है, इस तरह से कोई डेटा है बट हमें ये समझ नहीं आता कि ये क्या है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। नाउ इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड और मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जो प्रोसेस मीन डेटा को अगर प्रोसेस प्रॉपर रूप में उसको राइट किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। लाइक दैट हियर नेम इज सौरभ एंड सब्जेक्ट इज मैथ एंड मार्क्स इज 11। तो सब्जेक्ट हियर सौरभ gets 11 marks in maths. Okay, so student that is the information. Now next one is define the following hardware and software. आपको इनमें डिफरेंस भी बताना है या इनको अलग अलग डिफरेंस भी पूछा जा सकता है या फिर इनकी डेफिनेशन भी आपसे आस्क की जा सकती है, व्हाट इज हार्डवेयर एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल पार्ट ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम या एनीथिंग भी उसको बोलते हैं हार्डवेयर, जिसको हम टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, लाइक दैट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन होती है, प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर पे रन होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइक दैट इट कैन नॉट बी टच एंड फील, ना तो इसको हम टच कर सकते हैं ना फील कर सकते हैं। जैसे कि MS ऑफिस है, उसका एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और उसका यूज करते हैं, बट उसको ना तो हम टच कर सकते हैं ना हम फील कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो लैंग्वेज पैकेज होते हैं जावा, C++, इस तरह से सब क्या इसमें आते हैं, सॉफ्टवेयर में। तो स्टूडेंट दैट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, now next one is question number 8, what is memory? Define various type of memories. तो स्टूडेंट मेमोरी क्या होती है, जो डेटा को स्टोर करने के लिए जिस यूनिट का यूज किया जाता है उसको कंप्यूटर मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, मेमोरी हैज टू टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। स्टूडेंट प्राइमरी मेमोरी वो होती है जिसमें डेटा एक लिटिल टाइम के लिए स्टोर होता है और इसकी डायरेक्ट किससे कनेक्ट होती है, CPU से। जब तक CPU वर्किंग में है डेटा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर है, अदरवाइज वो डाटा डिलीट हो जाता है CPU होते ही। इस तरह से सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी में डेटा परमानेंट स्टोर होता है और जब तक आप उसको डिलीट नहीं करते हो अपनी मर्जी से वो डेटा वहीं पे स्टोर रहेगा। जैसे कि
हार्ड ड्राइव है, पेन ड्राइव है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, डीवीडी। इसमें जो डेटा होता है वो हमेशा के लिए स्टोर होता है जब तक आप उसको डिलीट नहीं करते हैं, और जब आपका मन होता है तब आप उसको चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, दैट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब ये सब पार्ट है इनके, रैम एंड रोम। प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप्स होते हैं, रैम एंड रोम। रैम में हम रैंडम एक्सेस मेमोरी, उस डाटा को सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, उसमें रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। बट जो रोम में डेटा स्टोर होता है उसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजमेंट नहीं कर सकते। समटाइम कोई फाइल ट्रांसफर करते हैं तो आपने देखा होगा उस फाइल में भी साइड में लिखा होता है ओनली रीड ओनली, सॉरी रीड ओनली। जो फाइल है सिर्फ रीड की जा सकती है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं की जा सकती, तो इसको बोलते हैं रोम। और रैम का मोस्टली यूज कहाँ होता है, जैसे कि हमारे कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में जितनी रैम होगी उससे ये बेनिफिट होता है कि हम अपने फ़ोन और मोबाइल कंप्यूटर सिस्टम में उतने ही फंक्शन इंस्टेंटली रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप म्यूजिक भी सुन रहे हैं, आप किसी अदर एप्लीकेशन में वर्क भी कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यूस जो पैरेलल में जो प्रोसेसिंग हो रही है वो जितनी ज़्यादा रैम होती है उतना ही बेनिफिशियल होता है, ठीक है। अदरवाइज वन टाइम में वन ही जो एप्लीकेशन होती है वो रन होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज हियर डेफिनेशन। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी मैंने आपको अभी डिफाइन किया था, दैट इज ए पार्ट ऑफ सीपीयू एंड स्टोर डेटा फॉर ए शॉर्ट टाइम, ठीक है। जब तक आपका सीपीयू मीन्स पावर ऑन है तब तक प्राइमरी मेमोरी में डाटा रहेगा, अदरवाइज वो लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी मेमोरी, स्टोर डेटा परमानेंटली अंटिल डेटा डिलीट। आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू कि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें डेटा परमानेंट स्टोर होता है जब तक आप उस डेटा को डिलीट नहीं करते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज डिफाइन प्रिंटर, वेरियस टाइप ऑफ प्रिंटर्स। स्टूडेंट, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है और जो मोस्टली किसके लिए जो होती है, हार्ड कॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट या प्रिंट आउट, ठीक है। 2 टाइप्स के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इनके अलग अलग फंक्शनिंग होती है, इम्पैक्ट की अलग होती है और नॉन इम्पैक्ट की अलग होती है। तो इम्पैक्ट जो प्रिंटर होते हैं वो क्या यूज करते हैं, कार्बन पेपर प्रिंटिंग के लिए, और जो नॉन इम्पैक्ट है वो इंक का यूज करते हैं प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्टोरेज ऑफ मेमोरी। तो जो मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट एंड गीगाबाइट, ठीक है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज हाउ टू मेजर द क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर। तो प्रिंटर की क्वालिटी आप किस बेस पे मेजर करते हैं, डॉट पर इंच, कि उसमें जो डेटा राइट हो रहा है मीन्स प्रिंट हो रहा है वो कितने कितने डिस्टेंस पर जो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इससे उसकी क्वालिटी मेजर की जाती है कि कितना अच्छा प्रिंटर है, ठीक है। तो स्टूडेंट, आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 तक लर्न करने हैं, और अपने नोटबुक में अगर आपने राइट नहीं कर रखे हैं तो यू कैन राइट। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।